हेलो स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन। आज पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन और फिर इसके धीरे धीरे से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं केवल इंट्रोडक्शन ही दूंगा कि कैसे करना है, क्या करना है, कितने नंबर का आता है ये। तो ये बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 दोनों इनवर्स फंक्शन एंड रिलेशन एंड फंक्शन दोनों आपके आएंगे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के। तो 10 नंबर में से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इनवर्स फंक्शन में से और 6 नंबर का आ जाता है संबंध एवं फलन से, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको प्रीवियस नॉलेज की जरूरत है। प्रीवियस नॉलेज मतलब क्लास 11th में जो आपने सेट पढ़ा था। सेट क्या होता है? एक बहुत सारी संख्याओं का समूह। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आप पढ़ चुके हैं। और इसके बाद पढ़ा था वहाँ पर रिलेशन, संबंध, वो भी आपसे आना चाहिए। और इसके बाद पढ़ा था आपने वहाँ पे फलन, वो भी आपसे आना चाहिए। तो वहाँ से आगे की पढ़ाई हम लोग अब करेंगे क्लास 12th में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहूँगा क्रमित युग्म की। क्रमित युग्म इंग्लिश में बोलते हैं इसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या होता है क्रमित युग्म? तो क्रमित युग्म होता है स्टूडेंट एक कोई मान लो दो वैल्यू का एक युग्म, मतलब एक जोड़ा a, b है। ये क्रमित युग्म बोलेंगे इसे हम, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स होती है। इसकी हम अदला बदली नहीं कर सकते हैं। अदला बदली का मतलब हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि a, b को हम लिख दें b, a कहीं पर, तो ऐसे हम इसे नहीं लिख सकते हैं। ये वैल्यू फिक्स होती है। ओके, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कार्तीय गुणनफल। इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है? एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। लेट कोई एग्जांपल सेट a की वैल्यू 1,2 एंड b सेट दिया हमारा, मान लो a, b। ठीक है, तो कार्तीय गुणनफल को हम पढ़ते हैं स्टूडेंट a क्रॉस b। अब ये क्रॉस कैसे निकालते हैं? a की वैल्यू दे रखी है बच्चों 1,2 एंड क्रॉस b की वैल्यू दे रखी है a, b। ओके, तो अब इसमें इसका क्रॉस कैसे करेंगे हम लोग? देखो, सबसे पहले वन का क्रॉस अगर ए में करेंगे तो ऐसे लिखेंगे इसे, वन को ए के साथ लेना है, फिर वन को बी के साथ लेना है। इसके बाद टू का नंबर आता है, टू को ए के साथ लेना है और टू को बी के साथ लेना है। तो इतनी ही सारी जानकारी हम क्लास 11th में पढ़ चुके थे, जो कि आपसे आनी चाहिए। इसका नाम थोड़ा बहुत आपने सुन लिया होगा क्लास 11th में। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको मैं एक जानकारी और बता दूं। एक जानकारी क्या बता दूं मैं, कि आपने ये पढ़ा होगा क्लास 11th में प्रांत, सहप्रांत और इसके बाद परिसर। इंग्लिश में बोलते थे इसे हम लोग डोमेन, इसे बोलते थे स्टूडेंट कोडोमेन। ओके, और इसे बोलते हैं हम लोग रेंज। कैसे निकालते थे वो सब कुछ आपसे आना चाहिए। तो मैं भी ये भी बताऊंगा कि a क्रॉस b क्यों निकालते हैं, क्या जरूरत होती है इस कार्तीय गुणनफल की, और हम लोग ये भी क्यों निकालते हैं। तो भाई ऐसे क्लास 11th में रिलेशन बताया था हमने आप लोगों को। ये 1 2 3 कोई एलिमेंट है, ये कोई सेट a है और ये सेट b है। ठीक है, और इसमें कोई एलिमेंट है 1 2 3 4 ले लेता हूँ, और ये वाला a b c d, ये मैंने कोई एलिमेंट ले लिए। लेट कर लो कि 1 का रिलेशन b से है, 2 का इससे है, 3 का c से है। तो अब इसमें प्रांत क्या होता था, परिसर क्या होता था, सहप्रांत क्या होता था। तो बच्चों यहाँ पर प्रांत होता था, 11th क्लास में पढ़ा था, प्रांत होता था सेट ए वाले अवयव 1 2 3 4। ठीक है, और परिसर क्या होता है, जिनका संबंध हमारे पास दे रखा है। जो यहाँ लिख देता हूं मैं परिसर। परिसर देखो 1 का रिलेशन b से है,
जो रिलेशन में जो वैल्यू दे रखी है वो होता है परेशान रेंज बोलते हैं हम लोग। दूसरे सेट में जिनका रिलेशन है किसी न किसी नंबर से, तो एबीसी का रिलेशन है, डी का नहीं है, तो यहाँ पे परिसर केवल एबीसी होगा। ठीक है। और सहप्रांत क्या होता है, सहप्रांत में आपका वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं, तो सेट बी में दे रखे हैं सारे एलिमेंट ए बी सी डी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये सहप्रांत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना थोड़ा बहुत मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक इसी प्रकार जो इसमें ये 1, A 1, B, इसमें किसी भी एलिमेंट की अगर बात करूं मैं, 1, A ले लूं मैं, तो 1, A को यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग प्रांत और इसको पढ़ेंगे परिसर। ठीक है, डोमेन, और ये वाला क्या होता है, रेंज। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये A क्रॉस B हमने निकाला क्यों, इसकी क्या जरूरत पड़ती है। तो A क्रॉस B हम इसीलिए निकालते हैं कि जो भी संबंध, अब जो चैप्टर हमारा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग संबंध एवं फलन, तो जो भी संबंध या फलन, पहले संबंध की बात कर लेते हैं, तो जो भी संबंध हम निकालते हैं, जो संबंध बनता है, वो संबंध आपका A क्रॉस B की जो वैल्यू दे रखी है 1, A 1, B 2, A 2, B, ये किसी न किसी वैल्यू से ही बनेगा, इसमें से ही कोई ना कोई वैल्यू ली जाएगी और उससे ही संबंध आपका एडजस्ट होगा। तो इसीलिए संबंध निकालने के लिए, संबंध दिखाने के लिए हम लोग ये A क्रॉस B निकालते हैं और इससे आगे ही संबंध निकालते हैं, क्योंकि A क्रॉस B की जो भी उपसमुच्चय होते हैं, जिसके जो भी वैल्यू निकल के आई हैं, तो इन्हीं वैल्यू से संबंध बनता है, इसीलिए आपको ये A क्रॉस B निकालना पड़ेगा। तो ये इतनी सारी जो जानकारी है ये आपको क्लास 11th में आपने पढ़ चुके होंगे। अब इससे आगे की बात करेंगे हम लोग, तो आप चाहें तो इतना नोट कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, संबंध, इंग्लिश में बोलते हैं इसे रिलेशन, डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ओके, तो लेट सपोज दैट ए और बी में कोई संबंध है, तो ऐसे लिखेंगे A, B बिलोंग्स टू आर, मतलब A और B किसी बिलोंग कर रहे हैं किसी संबंध से, तो इसे बिलोंग्स टू ऐसे बोलेंगे। या कुछ टीचर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का रिलेशन है बी से, तो ए का रिलेशन है बी से, तो ए रिलेशन बी, हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आर, आर क्या होता है यहाँ पे, रिलेशन, रिलेशन मीन संबंध, ये डिनोट करता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रतिलोम संबंध। ये क्या होता है बच्चों, इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स रिलेशन। अब ये क्या होता है इनवर्स रिलेशन, मैं इसका एक जनरली फार्मूला बता दूं, आर इनवर्स, मतलब जो संबंध है उसका हम इनवर्स कैसे निकालेंगे प्रतिलोम। तो ये B, A, अब ये कैसे निकलेगा B, A, ये A, B बिलोंग कर रहा होगा R पे, तो उसको हमें इंटरचेंज करना है, कोऑर्डिनेट को आगे पीछे करना है, तो ये निकल के आ जाएगा। जनरली आपको मैं बता दूं कि वैसे समझ में नहीं आएगा, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके द्वारा मैं बताता हूँ इसे। तो कोई एग्जांपल, लेट सेट ए की वैल्यू है 1 2 3 एंड सेट बी का वैल्यू है ABCD। अब इनका जो कार्तीय गुणनफल निकाला गया होगा, तो वहां से मैंने मान लिया कि ये कोई रिलेशन है। मैंने बोला था जो अभी A क्रॉस B की वैल्यू निकाली मैंने, ये वाली पिछली एग्जांपल में जो भी आई थी 1, A 1, B, और इसके बाद 2, A 2, B, तो इस A क्रॉस B को ही हम R बोलते हैं, क्योंकि रिलेशन जो हमारा छुपा हुआ होता है वो इसी में होता है। जो भी रिलेशन दिया जाएगा वो बात क्वेश्चन में ही होगा, लेकिन हम क्यों निकालते हैं, ये रिलेशन फाइंड करने के लिए। तो इन दोनों में कोई रिलेशन जब निकल के आया होगा, मैंने लेट कर लिया 1, A 1, B 2, A और इसके बाद 3, B, ये कोई रिलेशन है। ओके, तो सेट A की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है, और इनमें जो रिलेशन है वो ये है। तो अब इसका मुझे निकालना है इनवर्स, इसका मुझे प्रतिलोम निकालना है। तो प्रतिलोम के लिए क्या करेंगे बच्चों कि R इनवर्स, ये फार्मूला जो भी मैंने लिखाया, ये फार्मूला ये होता है कि जो R की वैल्यू निकल के आएगी और इसका हमें इनवर्स निकालना है ये वाला। तो 1, A को आपको ऐसे लिखना है A, 1, कोऑर्डिनेट को आगे पीछे लिखना है, ठीक है, इंटरचेंज करना है, आगे वाले को पीछे वाले से, पीछे को आगे वाले से। ऐसे ही हो जाएगा B, 1 और ये हो जाएगा A, 2 और ये हो जाएगा B, 3।
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाया करेगा। तो किसी संबंध का अगर प्रतिलोम निकालना है तो ये हम ऐसे निकाला करेंगे। अच्छा, ये समझ पा रहे होंगे ना आप कि ये कोई सेट था हमारा, ये ए था और ये बी था। अब इसमें जो हम इन दोनों में जो रिलेशन दे रखा था वो रिलेशन अगर हम दिखाएं ऐसे, ये 1, A 2 1, B, तो 1 2 3 4 आपको ऐसे 1 2 3 ऐसे लिखना है, और इसके बाद ABC ऐसे लिखना है, और इनमें 1 का रिलेशन है ए से, ये पीछे वाला कोऑर्डिनेट इसकी इमेज होती है, तो 1 का ए से हो गया, फिर 1 का इसके बाद बी से हो गया। मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया है, मैं तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपका। तो रिलेशन जो हो गया है, अभी ए का रिलेशन है बी से, तो इस चीज को हम ऐसे दिखाएंगे, लेकिन जब इसका इनवर्स निकल आता है तो ये रिलेशन अपोजिट हो जाता है, यानी इस इधर से इधर हो जाएगा ये रिलेशन। और ये वाला जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप इसका अलग से फिगर बनाना चाहते हैं तो इसे ऐसे बी लिख लेना और इसे ए लिख लेना। पहले ये जो संबंध था वो कैसा था, ऐसा ए से बी की ओर, लेकिन अब जो इनवर्स निकाला है अब ये हो जाएगा बी से ए की ओर। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये नोट कर सकते हैं इतना वाला आप। इसके बाद नेक्स्ट, ओके बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किसी समुच्चय पर संबंध, रिलेशन ऑन ए सेट। तो ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग। तो ये क्या होगा, ए एक अरिक्त समुच्चय होगा। अरिक्त का मतलब है खाली नहीं होना चाहिए, खाली मतलब इसके अंदर कोई ना कोई सेट होना चाहिए, कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होना चाहिए एलिमेंट इसके अंदर। खाली होगा तो वो अरिक्त होगा, तो मतलब खाली होगा तो रिक्त माना जाएगा। अरिक्त होना चाहिए मतलब कोई ना कोई एलिमेंट इसके अंदर आना चाहिए, तो इसका मतलब ये है। खाली समुच्चय के लिए नहीं बात करते हम लोग इसके। तो तब समुच्चय पर संबंध, अर्थात समुच्चय ए से ए में समुच्चय ए क्रॉस ए का समुच्चय होता है, उसे बोलते हैं रिलेशन ऑन ए सेट, किसी समुच्चय पर संबंध। ओके, अब मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मतलब कैसे बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे सेट ए की वैल्यू मान के चलो एक 1, 2 है, दोबारा आपको फिर अपनी ओर से सेट ए की वैल्यू भी यही रखनी है, और किसी समुच्चय उसी समुच्चय पर एक संबंध निकालना है, तो आपको वैल्यू निकालनी है, मतलब ए क्रॉस ए की। तो ए की वैल्यू दे रखी है 1, 2 क्रॉस, फिर दोबारा से लिखो ए की वैल्यू 1, 2। ठीक है, तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, अब इसका क्रॉस करें, 1 को 1 के साथ लेना है पहले, फिर 1 को 2 के साथ लेना है, फिर इसके बाद 2 को 1 के साथ लेना है, फिर इसके बाद 2 को 2 के साथ लेना है। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाया करेगा। किसी समुच्चय पर संबंध ऐसे ज्ञात किया जाता है, पर ध्यान रहे कि एक ही वैल्यू के अंदर जो सेट दे रखा होगा वो खाली नहीं होना चाहिए। मतलब खाली होगा तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, और फिर इसके बाद इनका क्रॉस करेंगे हम इसका 2 बार, तो खाली में एम्प्टी, मतलब एम्प्टी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, एम्प्टी आएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। तो ये खाली नहीं होना चाहिए, ऐसे निकालना है। ठीक है ना, तो नोट कर सकते हैं आप लोग। ओके बच्चों, तो आगे पढ़ेंगे हम संबंध के प्रकार, टाइप ऑफ रिलेशन। तो टाइप बहुत होते हैं इसके, लेकिन मैं कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करूंगा। जैसे फर्स्ट है हमारा रिक्त संबंध, इंग्लिश में बोलते हैं इसे हम लोग वॉइड रिलेशन। ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ डायरेक्ट, कि लेट कोई समुच्चय है, एक एग्जांपल ले लिया कि माना कोई समुच्चय 1 2 3 इस टाइप से दे रखा है। अब इस पर एक मुझे एग्जांपल लिखना है जिसका आंसर मतलब खाली आना चाहिए, एम्प्टी फाइव। एम्प्टी सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं, 11th क्लास में पढ़ लिया होगा हमने। जैसे कि मैं मान लो एक मैंने इसके आर कोई रिलेशन निकला है ए कोमा बी, कैसे निकला, सच दैट, जबकि बोलते हैं इसे हिंदी में हम लोग। तो मान के चलो मैं ऐसे लिख दूं कि ए बी का मल्टीप्लाई करें और वो बड़ा आना चाहिए 10 से। ठीक है ना, तो आपको इसमें से सेट ए में से ए और बी की तो ऐसी वैल्यू लेनी है कि उनका मल्टीप्लाई करें हम तो वो मल्टीप्लाई 10 से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो कोई सी भी ए की वैल्यू मान लो आपने 1 ले लिया, बी की वैल्यू 2 ले लिया, कितना आ रहा है, 2 ही तो आ रहा है, क्या बड़ा आ रहा है 10 से, नहीं आ रहा है 10 से। अब मान लो ये 3 ले लें हम लोग, इसके साथ 2 ले लें तब भी 6 आ रहा है, या 2 के साथ 3 रखते हैं तब भी 6 आ रहा है। तो ये सब 10 से छोटे आ रहे हैं, लेकिन 10 से बड़े नहीं आ रहे हैं। ठीक है, 10 से हम लोग क्या आ रहा है, बड़ा नहीं आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे कि यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन ए कोमा बी की सेट में से ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिनका मल्टीप्लाई करें वो 10 से बड़ा आ जाए। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोला करेंगे रिक्त संबंध,
मतलब इंग्लिश में वॉइड रिलेशन, तो ऐसा यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सार्वत्रिक संबंध। इंग्लिश में पढ़ते हैं इसे यूनिवर्सल रिलेशन। थोड़ी बी रह गया यहाँ पे। ओके, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? सार्वत्रिक संबंध ये सभी के लिए होता है, ये सभी के लिए होता है। इसमें तुम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लिख दूं है कि सेट कोई यही ले लेता हूँ, सेट 1 2 3 है। तो 1 2 3 है, ये कैसा होता है कि इसके अंदर कोई रिलेशन दे रखा है, मान लो a कॉमा बी, और a कॉमा बी दे रखा है। a कॉमा बी कोऑर्डिनेट लेने हैं मुझे, a और b की दो ऐसी वैल्यू लेनी है कि वो वैल्यू मान लो प्लस करके 10 से छोटी आ जाए। कैसी आ जाए? 10 से छोटी आ जाए। तो ये a कॉमा बी कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा कि a और b की दो वैल्यू आपको इसी में से a और b की, और a की वैल्यू और b की वैल्यू कोई सी आप इसमें सेलेक्ट कर लो, पर उनका जो हम प्लस करके देखें तो वो कैसा आना चाहिए? 10 से छोटा आना चाहिए। जैसे कि मान लो a की वैल्यू मैं 1 रख लूं और b की वैल्यू 2 रख लूं, 3 आया, तो 10 से छोटा आ रहा है ना, तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1,2 क्या हो जाएगा? एक एलिमेंट हो जाएगा आर का। 1,2 क्या हो जाएगा? एक एलिमेंट हो जाएगा आर का। या आप 2 और 3 रख लो यहाँ पे, तो 2 और 3 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, जो कि 10 से छोटा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा 2 और 3 ये एक रिलेशन बन गया। तो इस टाइप से हम आर की वैल्यू में इन्हें दिखा सकते हैं कि ये 1,2 बन गया, 2,3 बन गया। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको तो एक एग्जाम्पल ऐसे टाइप लेना है, यहाँ से नीचे नहीं करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा एक सार्वत्रिक संबंध इसे बोलते हैं। ये सबके लिए लागू होता है, इसमें कोई खास बात नहीं होती है। यूनिवर्सल संबंध वो होता है इसमें कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई नहीं कर पाया, मतलब एक मैंने अपनी ओर से कोई एग्जांपल ले लिया, तो इसे बोलेंगे हम, इस रिलेशन को बोलेंगे रिक्त संबंध। ऐसा कोई संबंध नहीं बनेगा कि ए और बी की दो वैल्यू ले हम इसमें से, और वो वैल्यू का मल्टीप्लाई करें वो 10 से बड़ा आ जाए। ठीक है, तो इतना आप नोट कर सकते हैं, इसके आगे बात करेंगे हम लोग। ओके बच्चों, तो अभी तक तो बात कोई खास बात नहीं थी, लेकिन अब यहाँ से आपको बड़ा ध्यान से समझना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टार्ट होगा यहाँ से आपका संबंध। तो अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है तत्समक संबंध, इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इसे डिनोट करते हैं आई से, चाहो तो मैं लिख देता हूँ ऐसे, इसे आई से व्यक्त करते हैं, ऐसे लिख दिया मैंने। अच्छा, इसका जनरली फार्मूला क्या होगा? अगर कोई सेट पे, ए सेट पे अगर मैं आइडेंटिटी निकालूं, आइडेंटिटी का मतलब होता है तत्समक संबंध, तो मैं आई लिखा करूंगा, तो आई से आप समझ जाना कि तत्समक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि कोई एलिमेंट ले लिया मैंने, कोई अवयव ले लिया ए, तो उसकी कंपेयरिंग आपको उसके उसके साथ में ए एलिमेंट ही लेना है, मतलब उसकी तुलना आपको उसी से करनी है। जबकि ये ए क्या होगा? ये कोई एलिमेंट होगा सेट ए से। तो इसका बेसिकली एक मतलब अपनी ओर से बनाया गया एक फार्मूला। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तब बात करेंगे इसके बारे में कि सेट कोई एग्जांपल है, ये वाला, ये कोई सेट है और इससे कोई रिलेशन निकला, आर की वैल्यू निकल के आई इसकी 1,1, 2,2 और 3,3। ठीक है, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा? मतलब क्या ये तत्समक रिलेशन है कि नहीं है, चेक करते हैं हम लोग। ये वन, जैसे एक एलिमेंट लिया तो पीछे उसके वही एलिमेंट आना चाहिए, ये कह लो आप, और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आने चाहिए। तो वन, ये वन आ रहा है तो वन का रिलेशन वन से ठीक है। 2 आ रहा है तो 2 का 2 से है, ठीक है। 3 का 3 से है, आ रहा है, और तो हम कहेंगे ये आइडेंटिटी रिलेशन है। मैं एक और रिलेशन लेता हूँ इसमें से, मान लो कि R1 ले लिया मैंने, तो मान लो ये दिया हुआ है 1,1, 2,2, 3,3 और ये दे दिया 1,3। तो एग्जाम में पूछा जाए कि क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं देखते हम लोग। एक्स्ट्रा एलिमेंट मतलब ये तो ठीक है, 1 के साथ 1 आ रहा है, 2 के साथ 2 ही आना चाहिए, 3 के साथ 3 आना चाहिए, लेकिन 1 के साथ ये यहाँ पर ये जो 3 आ रहा है, तो हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट आने चाहिए, उनका उन्हीं से रिलेशन होना चाहिए आपस में। 1 का 1 से ही होना चाहिए, 2 का 2 से ही होना चाहिए। या मैं ये कह दूं कि एक और रिलेशन मान लो, एक और एग्जाम्पल कराऊं,
एक एग्जाम्पल ये ले लूँ मैं, 1 का 1, 2,2 इतना ले लिया हम लोगों ने। तो मैंने देखा, चेक किया कि 1 का रिलेशन 1 से तो है, 2 का 2 से ही है, ठीक है, लेकिन 3 का तो दिया ही नहीं है। तो ये भी क्या होगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होना चाहिए, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो इतना समझ गए होंगे आप लोग कि जितने एलिमेंट दिए जाते हैं उन सबका रिलेशन संबंध आपस में होना चाहिए, ना तो कोई एक्स्ट्रा आना चाहिए और ना कोई कम आना चाहिए, जितने दे रखे हैं उतने रहने चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। और संबंध क्या होगा, आपस में संबंध होना चाहिए। तो इतना नोट कर सकते हैं आप लोग, या पहले आप इतना नोट ही कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा स्वतुल्य संबंध, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो इसका मैं एक जनरली फार्मूला लिख दूं कि स्वतुल्य में क्या देखना होता है। स्वतुल्य संबंध कब होगा, इम्प्लाइज दैट इसमें कोई एक एलिमेंट लेंगे और उसकी कंपेयरिंग हम लोग उसी से करेंगे, मतलब उसके साथ में वही कोऑर्डिनेट आना चाहिए और वो लाई करना चाहिए, वो किस में बिलोंग करना चाहिए, आर की वैल्यू में, रिलेशन में। और पीछे में ये लिख देता हूं फॉर ऑल कि ये ए जो है वो एलिमेंट किस में से होगा, सेट एस ए में से। अब देखो फार्मूले से कुछ खास समझ में नहीं आता है। अच्छा, पिछले आइडेंटिटी रिलेशन और ये जो रिफ्लेक्सिव है इसमें अंतर तो है पर खास इतना अंतर नहीं है, तो आपको पहचानना होगा, अंतर तो बहुत है इसमें। तो देखो कैसे, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसी से समझ में आएगा। और साथ साथ में पीछे वाले को भी लेके चलूंगा, उसको भी मैं रिवाइज तुरंत कराता जाऊंगा कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में अंतर क्या है। तो कोई लेट से एग्जांपल लेट कर लिया हमने कि कोई सेट ए दे रखा है 1,2,3, ठीक है भाई, और इसमें कोई संबंध दे रखा है, इस सेट ए में कोई संबंध दे रखा है 1,1, 2,2, 3,3 और 4,1, सॉरी 4 नहीं है इसमें, मान लो 2,3 या 1,3 ये दे रखा है। तो आपको ये बताना है, ये चेक करना है क्या ये स्वतुल्य है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या देखना होता है हम लोगों को कि कोई एक्स्ट्रा आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या देखना होता है, ये 1 है तो 1 का रिलेशन 1 से है क्या, जैसे ए कोई एलिमेंट था तो ए का रिलेशन ए से ही होना चाहिए, मतलब ए का मतलब जो भी नंबर होना चाहिए, जो भी नंबर फर्स्ट एलिमेंट हो तो पीछे वही होना चाहिए, ये कह लो आप, आपकी भाषा में बात कर रहा हूँ। तो 1 है तो 1 का संबंध 1 से है, ठीक है, 2 का संबंध 2 से है, ठीक है, 3 है, 3 का संबंध 3 से है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारे तो जो सेट के सभी एलिमेंट है वो सेटिस्फाई हो गए ना, तो हम इसे बोलेंगे कि ये स्वतुल्य संबंध है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख दूं आइडेंटिटी और यहाँ पे लिख दूं स्वतुल्य, मतलब रिफ्लेक्सिव इंग्लिश में बोलते हैं। तो अब मैं बात करूं कि क्या ये आइडेंटिटी होगा। तो ये आइडेंटिटी जो अभी मैंने पिछली की बात करी थी तस्तमक संबंध, तो तस्तमक में क्या होता था कि कोई एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, इसमें ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए थे, तो ये क्या होगा, ये आइडेंटिटी नहीं होगा। लेकिन सतुल्य की बात करें तो सतुल्य में एक्स्ट्रा आ जाए उससे हमें क्या, पर जो जितने भी एलिमेंट हैं वो सब रिलेशन में तब माने जाएंगे जब उनका प्रत्येक का संबंध आपस में होना चाहिए, तो ये क्या होगा, ये सतुल्य माना जाएगा। एक और रिलेशन की बात करें हम लोग कि जैसे मान लो ये 1,1, 2,2, 3,3 ये हमारा, तो क्या ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी में अभी पिछले बार हमने बताया था कि 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, तो आइडेंटिटी है। अब रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव में यही देखना होता है, पर इसमें कोई एक्स्ट्रा आ जाए तो कोई बात नहीं है, पर इसमें सेट ए के जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उनका सबका संबंध आपस में दे रखा है, तो ये रिफ्लेक्स भी होगा, ठीक है। एक और संबंध की बात करें हम लोग कि मान लो 1,1, 2,3, 2,2 एंड 2,3 इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी में चेक करना होता है कि जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका आपस में संबंध होना चाहिए। तो 1 का रिलेशन 1 से है, ठीक है, 2 का 2 से है, ठीक है, लेकिन 3 का तो है ही नहीं यहाँ पे,
तो क्या होगा, ये आइडेंटिटी नहीं होगा, और वैसे भी आइडेंटिटी में एक्स्ट्रा देखना होता है। अब रिफ्लेक्सिव भी की बात करें हम, तो रिफ्लेक्सिव में 1 तो आ रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा आ जाए उससे भी कोई मतलब नहीं, लेकिन 3 का इसमें ये दिया नहीं है, 3 का 3 से रिलेशन दिया जाता तो ये रिफ्लेक्सिव माना जाता, लेकिन 3,3 वो लाइन नहीं कर पा रहा है यार मैं, ये कारण है इसका, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं माना जाएगा। तो समझ गए होगे आप लोग, आइडेंटिटी में उतने ही एलिमेंट आने चाहिए जितने की सेट ए में दे रखे हैं और उनका आपस में रिलेशन होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में ये सूत्र की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें सभी का आपस में संबंध भी होना चाहिए, जितने भी अवयव दे रखे हैं जैसे इन सब का आपस में संबंध है, और कोई एक्स्ट्रा आ रहा है तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा आ जाए तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका संबंध आपस में होना चाहिए, तो ये देखना होता है। ठीक है, तो ये अंतर है आइडेंटिटी में और रिफ्लेक्सिव में, तो इतना नोट कर सकते हैं आप लोग। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारा सममित संबंध, इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, तो इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो यदि ये क्या होता है ध्यान से समझना, यदि ए कोमा बी का कोई रिलेशन है आर से, मतलब कोई भी एलिमेंट एक क्रमित युग्म दे रखा होगा, वो लाई कर रहा है मान लो आर में, इम्प्लाई दैट, अगर ऐसा हो जाए कि इसका हम उल्टा कर दें आपस में बी कोमा ए, मतलब ए का जो रिलेशन है बी से, अगर वही रिलेशन बी का हो जाए ए से, तो हम कहेंगे क्या है, ये एक सममित संबंध है। और यहाँ पे ये मैं पीछे लिख देता हूँ, फॉर ऑल, मतलब सभी मान जो ए और बी इसमें एलिमेंट आए हैं वो कहाँ से लिए जाएंगे, वो सेट ए में से होंगे, जो ए और बी की जो वैल्यू है वो सेट ए में बी होंगे। कुछ आसान भाषा में, या मैं ये कहूँ कि कुछ टीचर्स इस लैंग्वेज को वो ऐसे भी कभी कभी लिख देते हैं, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कि इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि ए का जो रिलेशन है बी से, अगर वही रिलेशन बी का रिलेशन हो जाए ए से, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये सममित संबंध है। ठीक है ना। तो अभी मैं केवल एक मतलब एक गिनती वाले क्वेश्चन एग्जांपल लेके लिखता हूँ यहाँ पे, लेकिन उसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे, तो उनमें को उनको हम तुरंत एक्सरसाइज में कराते जाएंगे। तो अभी मैं एग्जांपल खुद ऐसे इजी ले रहा हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाए, और अगर आप ये कर सकते हो तो आगे वो भी कर पाओगे। तो बच्चों मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए हैं, ये मैंने अभी फार्मूला बता दिया था आपको, अब इसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए हैं। अब देखो मैंने क्या बता दिया, तस्तमक बता दिया, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन, इसके बाद मैंने स्वतंत्र बता दिया, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद नंबर आता है सममित संबंध, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन, तो मैं इसे एस से नोट कर दूंगा अभी यहाँ पे। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं, मैं उन दोनों को जो पीछे वाले में बताते जा रहा हूँ उनका भी रिवाइज कराता जाऊंगा, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, और ये आ गया हमारा सिमेट्रिक। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है, तो अब मैं उन तीनों का रिवाइज कराते जाऊंगा कि ये क्या क्या है। तो ये कोई सेट है और इसमें ये मैंने रिलेशन लिख लिए हैं कुछ अपनी ओर से, तो अब इसमें मुझे चेक करना है कि क्या ये आइडेंटिटी है, और क्या ये रिफ्लेक्सिव है, और क्या ये सिमेट्रिक है, जो मैं ये वाला बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइडेंटिटी में हम क्या करते थे कि जितना भी हमारे एलिमेंट है उन सबका रिलेशन होना चाहिए आपस में, और कोई एक्स्ट्रा भी नहीं आना चाहिए। तो इसमें भाई देखो वन का रिलेशन वन से होना चाहिए था, और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, ये आइडेंटिटी नहीं है, ऐसे चेक करना है। रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है, रिफ्लेक्सिव में यही देखना होता है कि वन का वन से होना चाहिए, और कोई एक्स्ट्रा आ रहा है तो कोई बात नहीं है, एक्स्ट्रा आ रहा है तो कोई बात नहीं है, पर सबके आपस में संबंध होने चाहिए। देखो 1 का 3 से है, ठीक है, पर 1 का 1 से नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, और 2 का 2 से तो है, और 3 का 3 से दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें हम, तो सिमेट्रिक में देखो 1 का 3 से है, अब 3 का 1 से होना चाहिए, 3 का 1 से मैं क्यों कह रहा हूँ कि ए कोमा बी का जो रिलेशन होता है आर, मतलब आर में, वही रिलेशन बी कोमा ए का होना, बी का रिलेशन होना चाहिए आर से, मतलब उल्टा कर दें और वो लाई कर रहा हो आर में, मतलब 2,3 अगर आर में लाई कर रहा है तो ये 3,2 भी आर में लाई करना चाहिए, तो वो क्या माना जाएगा, सममित संबंध। तो 1,3, अब ये देख लिया आपने, 3,1 आ रहा है कि कहीं पे, ये आ रहा है 1,4, अब 4,1 आ रहा है कहीं पे, आ रहा है, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। 3,1 इसका उल्टा करेंगे 1,3, ये लाई कर रहा है। 2,2 का तो उल्टा क्या होगा, 2,2 का उल्टा 2,2 ही होगा ना,
आपस में उल्टा कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो सब सेटिस्फाई हो रहे ना, तो ये सिमेट्रिक है। ओके बच्चों, तो ऐसे चेक करना है। इसकी बात करें हम लोग 1,1 2,2 3,3 और ये वाला जो दे रखा है, अब ये क्या है। अब देखो देखो सेट ए में हमारे 4 एलिमेंट हैं, उन सबका आपस में रिलेशन होना चाहिए, तो वो आइडेंटिटी माना जाएगा। तो 1 का रिलेशन 1 से है, ठीक है। 2 का रिलेशन 2 से है, ठीक है। 3 का रिलेशन 3 से है, ठीक है। लेकिन अब इसमें 4 नहीं दे रखा है, इसमें 4 का रिलेशन 4 से नहीं दे रखा है, तो इन चारों का रिलेशन आपस में होना चाहिए था, तो ये क्या होगा, ये आइडेंटिटी नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी नहीं माना जाएगा, और इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी दे रखा है। अब 1,3 की बात, इसमें 1,3 एक्स्ट्रा आ रहा है, लेकिन इसमें 4,4 का रिलेशन नहीं दे रखा है, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा। अब सिमेट्रिक की बात करें हम लोग, तो सिमेट्रिक में तो उल्टा देखना होता था। सिमेट्रिक में जैसे a, b है, तो इसका उल्टा करते हैं b, a, मतलब 1 का उल्टा 1,1 होगा, तो लाई कर रहा है इसमें। 2,2 का उल्टा 2,2 ही होगा, तो ये भी लाई कर रहा है इसमें। 3,3 का उल्टा 3,3 होगा, तो ये भी लाई कर रहा है इसमें। 1,3 का उल्टा 3,1 होगा, तो ये आ रहा है क्या इसमें, ये नहीं आ रहा है इसमें, तो ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक भी नहीं माना जाएगा। ओके बच्चों, तीसरा में एग्जांपल लिखा है ये वाला 1,2 2,1 1,1 और 2,3। अब ये मुझे चेक करना है कि ये क्या है। तो 1,1 है हमारे पास, 2,2 नहीं है, तो ये क्या होगा, ये आइडेंटिटी नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव की बात करें तो 1 का रिलेशन 1 से हो, 2 का 2 से होना चाहिए था, 3 का 3 से होना चाहिए था, तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। और सिमेट्रिक की बात करें हम, तो 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 1 से है। 1 का 1 से है, इसका उल्टा करेंगे 1,1 ही आएगा। 2,3 है, इसका उल्टा करेंगे 3,2 आ रहा है कहीं पे, नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये नोट कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारा इसके बाद में संक्रमक संबंध, इंग्लिश में बोलते हैं इसे हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका एक जनरली फार्मूला लिखा था हम लोग। क्या होता है इसका, एक फार्मूले के फॉर्म पे जैसे अभी लिखा रहे थे हम लोग कि ये कब माना जाएगा संक्रमक संबंध, कि अगर ए, बी का रिलेशन है आर से, तथा और वही बी का रिलेशन सी से हो, इम्प्लाई दैट, अगर ऐसा है, मतलब ए, बी रिलेशन में है और बी, सी रिलेशन में है, तो फर्स्ट एलिमेंट का लास्ट वाले से वही रिलेशन हो जाए और वो आर में लाई करे, तो हम इसे बोलेंगे संक्रमक संबंध। और इसमें जो एबीसी जो आर है, एबीसी जो एलिमेंट है, वो एबीसी कहाँ पर होंगे, वो तीनों सेट ए में लाई करेंगे। ठीक है ना। अब इसमें आसान भाषा में कुछ लोग इसे ऐसे भी लिख देते हैं कि ए का जो रिलेशन है बी से तथा बी का जो रिलेशन है सी से, इम्प्लाई दैट वही फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट ए का रिलेशन होना चाहिए सी से, वो तब माना जाएगा कि ये संक्रमक संबंध है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, लेकिन उस एग्जाम्पल से पहले मैं आपको कुछ खास बात बता दूं। इसमें खास बात ये है कि अगर ए और बी, बी ये लाई कर रहा है आर में और बी, सी लाई कर रहा है आर में, और ए, सी लाई कर जाता है आर में, तब वो माना जाएगा कि ये संक्रमक संबंध है। कभी कभी ऐसा भी हुआ करेगा कि ये लाई कर रहा है आर में और ये लाई कर रहा है आर में, लेकिन ए, सी जो एलिमेंट है वो लाई नहीं करेगा आर में, तो हम कहेंगे कि ये संक्रमक संबंध नहीं है। केवल इस ही कंडीशन में हम कहेंगे कि ये संक्रमक संबंध नहीं है, जब ये लाई कर जाए, ये कर जाए और ये नहीं करे। और ये भी हुआ करेगा कभी कभी, सबसे बड़ी बात यही है कि ए, बी लाई, ये वाली जो चीज है ये लाई कर रही होगी आर में, लेकिन ये नहीं कर रही होगी आर में, वो यहीं पर फेल हो जाता है, तो हम यहाँ पर हम बोल देंगे कि ये संक्रमक संबंध है। ठीक है ना, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को कि ये वाली चीज जो लाई कर रही है, ए, बी मान के चलो लाई कर रहा है आर में, इस बात तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं,
ए कोमा बी लाई कर रहा है आर में, और ये लाई नहीं कर रहा हो आर में, ये कर रहा हो और ये नहीं कर रहा हो, इस तक हम पहुंच ही नहीं पाए, तो हम बोलेंगे ये संक्रमक संबंध है। संक्रमक संबंध तब ही नहीं माना जाएगा जब ये लाई कर रहा हो आर में, और ये भी लाई कर रहा हो आर में, और ये लाई नहीं कर रहा हो आर में, तब ये संक्रमक संबंध नहीं माना जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इसे बड़ा ध्यान से आपको रिवाइज करना है, देखना है, तब आप अगली जो एक्सरसाइज है तब वो कर पाएंगे। तो इसके ऊपर एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। ओके बच्चों, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया है। ये कोई सेट दे रखा है और इसके अंदर ये रिलेशन दे रखे हैं, तो पता करते हैं। फिर से मैं उन चारों की बात करता हूँ। आइडेंटिटी पढ़ा दिया मैंने, रिफ्लेक्सिव पढ़ा दिया, समतुल्य, सिमेट्रिक पढ़ा दिया, और अब बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टिव की। तो इनके आंसर लिखेंगे, तो ध्यान से समझना है। आइडेंटिटी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं सभी डेफिनेशन को। आइडेंटिटी कब माना जाता है कि जितनी सेट ए में वैल्यू दे रखी है उन सेट का आपस में रिलेशन होना चाहिए। 1 का रिलेशन 1 से है, ठीक है, 2 का 2 से है, ठीक है, 3 का 3 से है, ठीक है, 4 का 4 से है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आइडेंटिटी माना जाएगा। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव में क्या बोला था हमने कि रिफ्लेक्सिव में भी यही कंडीशन होती थी, लेकिन कोई एक्स्ट्रा आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, लेकिन उन सबका आपस में रिलेशन होना चाहिए। तो 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। सिमेट्रिक में क्या होता था कि सिमेट्रिक में ए कोमा बी ऐसे दे रखा था, तो उल्टा उल्टा करके आना चाहिए। ऐसे 2,1 है तो ये आर में लाई कर रहा है, इम्प्लाई दैट 1,2 भी इसका उल्टा 1,2 भी आर में लाई करना चाहिए। तो देखो 1,1 है, इसका उल्टा क्या होगा, 1,1 ही होगा। 2,2 का उल्टा क्या होगा, 2,2 ही होगा। 3,3 का उल्टा क्या होगा, 3,3 होगा। 4,4 का उल्टा क्या होगा, 4,4 ही होगा। तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिस्टिव की बात करें हम लोग कि 1,1, अब इसको ध्यान समझना है आपको। देखो 1,1, इस फार्मूले पर नजर रखना कि ए कोमा बी, फिर बी है, फिर अगला कोऑर्डिनेट हम बी से जो स्टार्ट होगा वो देखेंगे। तो 1,1 पीछे 1 आ रहा है, तो 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए। देखना 1 से कोई स्टार्ट हो रहा है कि इसमें नहीं हो रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट तो कहीं पे लाई नहीं कर रहा है भाई। ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई। अब ए की वैल्यू तो ठीक है, अब अगला कोऑर्डिनेट बी से स्टार्ट होना चाहिए। बी का मतलब है यहाँ पे 1 दे रखा है, तो 1 से कोई स्टार्ट हो रहा है कि कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा जो आगे वाला है वो लाई नहीं कर पा रहा है। वो लाई नहीं कर पा रहा है तब भी ये ट्रांजिस्टिव ही माना जाएगा। ट्रांजिस्टिव कब नहीं माना जाएगा, ये मिल जाए हमको और ये भी मिल जाए हमको और ये नहीं मिले हमको, तब ट्रांजिस्टिव नहीं माना जाता है। तो सबसे बड़ी बात है वो ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टिव ही है। नीचे वाले की बात करें आइडेंटिटी, अब इसको देखें हम, तो 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, लेकिन 4 का नहीं है। 4 का रिलेशन इसमें नहीं है, तो ये आइडेंटिटी भी नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि आइडेंटिटी हो और आइडेंटिटी के साथ में कोई एक्स्ट्रा वैल्यू भी जुड़ी हो या नहीं जुड़ी हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आइडेंटिटी तो पहले होना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी नहीं है तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें हम, तो सिमेट्रिक में जितने कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं उतने की बात करेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हर डेफिनेशन में थोड़ा चेंजिंग है, और चेंजिंग पे ही आपको ध्यान रखना है कि भाई 1 का सिमेट्रिक में देख रहे हैं, सिमेट्रिक में उल्टा कोऑर्डिनेट देखते हैं। 1 का उल्टा क्या होगा, 1,1 को हम उल्टा कर दें तो 1,1 ही रहेगा। तो 1,1 आ रहा है। 2,2 का उल्टा 2,2 है ही। 3,3 का उल्टा 3,3 है ही। अब 1,2 का उल्टा 2,1 है, तो ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक। ऐसे कोई कोऑर्डिनेट मतलब बात करने मत लग जाना कि सर इसमें 1,4 तो दे नहीं रखा है और उसका 4,1 है ही नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जितने कोऑर्डिनेट सिमेट्रिक में दे रखे होते हैं उतने ही कोऑर्डिनेट की बात करते हैं रिलेशन में, एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जितने कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं उतने ही कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये सिमेट्रिक माना जाएगा। ट्रांजिस्टिव में देखें हम लोग, ट्रांजिस्टिव में देखो 1,1, क्या कोई 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1,1 मैं यहाँ पे लिख दूं 1,1 आ रहा है,
ये भाई लाई कर रहा है आर में, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। फिर इस बात बोला था मैंने कि अगला कोऑर्डिनेट 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो 1 से कोई स्टार्ट है क्या इसमें, ये रहा। फिर बोलेंगे कि 1,1 लाई कर रहा है आर में, तथा इसके बाद 1,2 भी लाई कर रहा है आर में, ठीक है। इसके बाद इम्प्लाई दैट ए कोमा बी हो गया, फिर बी कोमा सी हो गया। अब फर्स्ट एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए, तो फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया इसमें और लास्ट एलिमेंट ये हो गया इसमें, तो 1 का रिलेशन 2 से है क्या, अब ये आपको चेक करना है आर में। तो 1,2 देखो चेक करो इसमें आ रहा है क्या कहीं पे, 1,2 ये आ रहा है यहाँ पर, ये दोबारा मिल गया मुझे, तो ये लाई कर रहा है यहाँ पे, तो बोलेंगे क्या है ये ट्रांजिस्टिव भी है, ये ट्रांजिस्टिव भी होगा, ठीक है ना। तो ऐसे चेक करना होता है इसमें। इसकी बात करें हम लोग नीचे वाले की, इसको थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ, घिचपिची हो जाएगी। अच्छा, अब 1,2, अब 1,1 तो है ही नहीं इसमें, तो ये आइडेंटिटी ही नहीं है। रिफ्लेक्सिव की बात करें बच्चों, तो रिफ्लेक्सिव में आइडेंटिटी होना चाहिए पहले तो, और ये आइडेंटिटी नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ठीक है। सिमेट्रिक की बात करें हम लोग, तो सिमेट्रिक में 1,2, अब 2,1 होना चाहिए था, ठीक है, 2,1 इसका उल्टा है ही नहीं, 3,1, 1,3 नहीं है इसमें, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब फिर से ध्यान से देखो ट्रांजिस्टिव, एक बार दोबारा समझो। ट्रांजिस्टिव में क्या देखना होता है कि जैसे कोई एलिमेंट यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि 2,3 है, तो अगला जो एलिमेंट होगा वो हमारा 3 से ही स्टार्ट होना चाहिए, ऐसे करके इसके साथ में कोई भी एलिमेंट हो 5 हो, फिर इम्प्लाई दैट, फिर फर्स्ट एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट से रिलेशन जोड़ेंगे 2 का 5 से, ये लाई कर जाए इस टाइप से, तो ये माना जाएगा कि ये ट्रांजिस्टिव है। तो इसी टाइप से मैं बात करूं कि 1 का 2, फिर इस 2 से कोई, जैसे 2,3 है तो 3 से स्टार्ट हो रहा है ना कोऑर्डिनेट, तो वैसे ही 1,2 है तो 2 से स्टार्ट हो रहा है क्या कोई कोऑर्डिनेट, इसमें नहीं हो रहा है, तो यहीं पे फेल हो गया भाई। A, B है, समझो इस फार्मूले को, और फिर B से ही स्टार्ट होना चाहिए अगला कोऑर्डिनेट, तो तब जाके आगे वाला एक कोऑर्डिनेट चेक करेंगे हम। लेकिन 1,2 है, आगे वाला कोऑर्डिनेट ही नहीं मिल रहा है, तो हम बोलेंगे ये ट्रांजिस्टिव ही माना जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझना, थोड़ा बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि कोई भी रिलेशन को हम ट्रांजिस्टिव तब बताते हैं या नहीं बताते हैं, बताते कब है, जब ये कोऑर्डिनेट मिल जाए और ये मिल जाए हमको और ये लाई कर जाए, ये भी मिल जाए हमको, तो हम कहेंगे ये ट्रांजिस्टिव है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि ये मिल जाता है और ये नहीं मिल पाता है और इस तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो भी ये ट्रांजिस्टिव माना जाता है। और ट्रांजिस्टिव कब नहीं माना जाता है, जब ये मिल जाए और ये भी मिल जाए और ये नहीं मिले, तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिस्टिव नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो दोबारा वीडियो को रिमाइंड करें और दोबारा देख लें, बार बार सुने इस बात को, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल करा दिए, नोट कर सकते हैं आप इनको। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारा तुल्यता संबंध, शायद आखिरी, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये क्या होता है, पहले मैं इसको ये बता दूं, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे कि कोई संबंध तुल्यता संबंध तब माना जाता है जब वह बच्चों स्वतुल्य, सममित व संक्रमक हो, ठीक है। तो अगर किसी रिलेशन के, किसी संबंध के हमारे पास तीनों आंसर आ जाएं, वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिस्टिव भी होना चाहिए, स्वतुल्य, संक्रमक और सममित भी हो, अगर तीनों वो आंसर्स आ रहे हैं, उसमें सेटिस्फाई हो रहा है वो, तब उसे कहेंगे ये तुल्यता संबंध भी है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ओके बच्चों, तो एक छोटा सा एग्जांपल कि कोई सेट दे रखा है, माना कोई सेट, और इसके पर एक रिलेशन ये आर दे रखा है।
तो सबसे पहले इसे चेक करेंगे। आइडेंटिटी से अब यहाँ कोई मतलब नहीं रहेगा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और इसके बाद ट्रांजिस्टिव, ये 3 चेक करना है और तीनों के आंसर सही आ रहे हैं, तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ये तुल्यता माना जाएगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में क्या करते थे, 1 है तो 1 का रिलेशन 1 से ही देखना है, आ रहा है, 2 का रिलेशन 2 से देखना है, आ रहा है, 3 का 3 से देखना है, आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक में उल्टा करके देखते थे हम लोग, 1 का 1 का उल्टा 1 ही होगा, 2 का 2 ही होगा, 3 का 3 होगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिस्टिव में 1 तो अगला कोऑर्डिनेट कोई 1 से स्टार्ट हो रहा है क्या, इसमें नहीं हो रहा है, तो वो सेकंड स्टेप ही खत्म हो गया इसमें, तो ये ट्रांजिस्टिव भी माना जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ आंसर लिखा करेंगे क्वेश्चन करते समय, तब संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तो ये सारी जानकारी आप पहले याद करें और ये एग्जाम्पल समझें, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे, एक्सरसाइज 1.1। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।